तो स्वागत आप सभी का हमारी कक्षा में। आधुनिक काल का काव्य खंड या पद्य खंड संपन्न हो चुका है और काफी लंबी चर्चा रही काव्य खंड में। और अब शुरू होता है गद्य खंड। ठीक है, आधुनिक काल एक बहुत बड़ा या आधुनिक काल का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि ये जो साहित्य है, गद्य और पद्य दो भागों में हमें देखने को मिलता है। इससे पूर्व का जो साहित्य है यानी कि रीतिकालीन जो साहित्य है, रीतिकाल तक का जो साहित्य है, उसमें गद्य रचनाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन आधुनिक काल को जैसा आप जानते हैं कि शुक्ल जी ने गद्य काल कहना उचित समझा है, क्योंकि यहाँ आकर के जो आधुनिक विचार चेतना जो है उसके अभिव्यक्ति के लिए गद्य का आविर्भाव हुआ और शुक्ल जी ने सबसे महत्वपूर्ण घटना गद्य के आविर्भाव को ही माना था। ठीक है, अब यहाँ हम ये देखते हैं कि गद्य चूंकि पूर्व में थोड़ा बहुत लिखा जा रहा था और विभिन्न जो बोलियां थी, विभिन्न जो भाषाएं थी, उनमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गद्य हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे होता है, उसकी एक क्या उसकी विकास प्रक्रिया क्या रही है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे हमारी आज की कक्षा में। तो चलिए गद्य खंड की बात करते हैं और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खड़ी बोली गद्य के विकास की। और उसके बाद मतलब आज की कक्षा के बाद हम कोशिश करेंगे, पहले तो ये कोशिश करेंगे कि आज की कक्षा यहाँ संपन्न हो जाए खड़ी बोली गद्य के विकास के संबंध में, और उसके बाद अलग अलग जो विधाएं हैं उन विधाओं पर अलग अलग वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो गद्य खंड में सबसे पहले हम खड़ी बोली गद्य के विकास की बात कर रहे हैं और उसमें भी कुछ राजस्थानी गद्य की जो रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं आदिकाल से लेकर के और रीतिकाल तक विशेष रूप से, उन रचनाओं को हम उनमें दो चार रचनाएं ऐसी आती हैं जो गद्य में रचित हैं। सामान्यतः आधुनिक काल से पहले गद्य नहीं लिखा गया है, तो कुछ एक रचनाएं मिलती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वाग्विलास जो कि माणिक्य चंद्र सूरी की रचना है। अब आप जब राजस्थान का साहित्य, इतिहास, संस्कृति पढ़ते हैं तो वहां भी ये रचनाएं आती हैं। तो माणिक्य चंद्र सूरी की रचना है, 1421 की रचना है वाग्विलास। अचलदास खींचीरी वचनिका और राठौड़ रतन सिंगरी वचनिका। वचनिका एक साहित्य का प्रकार है, जैसे ख्यात एक साहित्य का प्रकार है, जैसे वेली एक साहित्य का प्रकार है राजस्थान में। तो अचलदास खींचीरी वचनिका जिसके रचनाकार हैं गार्डन शिवदास, और राठौड़ रतन सिंगरी वचनिका जिसके रचनाकार हैं खिरिया जगा। मुहणोत नैणसी जो है वो अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं राजस्थान के इतिहास और साहित्य के संदर्भ में। ठीक है, ख्यात साहित्य इतिहास की सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तो उस दृष्टि से मुहणोत नैणसी की जो ख्यात है वो, इसके रचनाकार जो है नैन सिंह है। नैणसी जो है इसका वास्तविक नाम नैन सिंह है। तो नैन सिंह के द्वारा ये 1665 ईस्वी में लिखी गई है। ये रचना अन्य सभी रचनाओं से राजस्थानी भाषा गद्य की महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ब्रज भाषा गद्य भी थोड़ा बहुत मिलता है, जिसके बारे में थोड़ी सी कहीं कहीं चर्चा हम करके आए हैं। सबसे पहले गोरखसार की बात होती है, जिसमें कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गोरखसार जो है वह रचना ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम नमूना मानी जाती है। गोरखसार की रचना ऐसा बताया जाता है कि गोरखनाथ ने की है और इसका समय 14वीं शताब्दी बताया जाता है। तो थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि कहीं कहीं 12वीं शताब्दी का समय माना जाता है गोरखनाथ का, कहीं 11वीं शताब्दी का माना जाता है, कुछ लोग 14वीं शताब्दी का मानते हैं। और कुछ बहुत विद्वान लोग जो हैं हमारे देश के, वो तो ये मानते हैं कि गोरखनाथ, कबीरदास, नानक जी ये सभी एक थाली में खाना खाया करते थे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलिए, तो गोरखसार जो है वो गोरखनाथ जी की रचना मानी जाती है, लेकिन ये थोड़ा विवादित रचना है, इसीलिए ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। नाभा दास का अष्टयाम, ठीक है, इसमें भी आप पूर्व में पढ़ के आए हैं नाभादास के बारे में। विठलनाथ की रचना श्रृंगार रसमंडन भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। गोकुलनाथ के 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता पर पूर्व में बहुत चर्चा हो चुकी है। सुरती मिश्र की बात की थी हमने, वैताल 25। ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं हैं। पद्य नहीं है, गद्य हैं। चलिए, तो यहाँ पर केवल नाम ही नाम महत्वपूर्ण है और कोई बहुत ज्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं मिलेगी आपको। मैथिली गद्य, एक रचना हमने आदिकाल में पढ़ी थी वर्ण रत्नाकर, और दूसरी भी हमने आदिकाल में पढ़ी थी कीर्तिलता। कीर्तिलता के बारे में हमने पढ़ा था कि ये विद्यापति की एक चंपू रचना है। चंपू का मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित। अब यहां पर एक बात है कि ये अपभ्रंश की रचना
अवहट्ठ की रचना के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन चूंकि विद्यापति मिथिला क्षेत्र के हैं, तो मिथिला भाषा का जो प्रभाव है वो इनके प्रारंभिक जो अवहट्ठ भाषा है उस पर भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसको मैथिली गद्य में शामिल किया गया है। तो मैथिली प्रभावित अपभ्रंश ही है वास्तव में जो उनकी अवहट्ठ रचना है कीर्तिलता। तो ये दो रचनाएं मुख्य रूप से मैथिली गद्य में शुरुआत में मिलती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में, जिसे दक्षिणी हिंदी या देहलवी हिंदी कहा जाता है, उसमें भी कुछ गद्य रचनाएं हमें मिलती हैं। और ये रचनाएं उर्दू के विकास से पहले की जो खड़ी बोली थी, जो वास्तव में दक्षिण भारत में बोली जा रही थी, और आज भी अगर आप हैदराबाद चले जाएं तो हैदराबाद की जो बोली है वो आपको ऐसा लगेगा कि वो हिंदी के आसपास की है, क्योंकि उस हैदराबाद में जो बोली जाती भाषा वो दक्षिणी हिंदी है। उसका लहजा भी बड़ा एक आकर्षक सा लहजा है। और ये हुआ तब था जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जब राजस्थानी माफ कीजिए राजधानी जब परिवर्तन किया गया और उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जब ले जाई गई राजधानी, तो वहां के जो उत्तर भारत के लोग थे उनके साथ साथ वहां भाषा भी पहुंची और दक्षिण भारत की भाषा के साथ मिलकर के एक नया स्वरूप जो हिंदी का विकसित हुआ, जो शुरुआती स्वरूप था, जो खड़ी बोली से पहले का स्वरूप था, जो उर्दू से पहले का स्वरूप था, ठीक है, जो रेखता और खड़ी बोली के बीच का स्वरूप है, उसे कहा जाता है दक्षिणी हिंदी। तो दक्षिणी हिंदी में भी दक्षिणी भारत में खड़ी बोली गद्य के कुछ रूप दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। इनकी रचना है मिराजुल आशिकीन, जिसे दक्षिणी हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। ये दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक भी माने जाते हैं। एक बार दक्षिणी हिंदी का प्रश्न नेट आदि परीक्षाओं में कहीं पूछा गया है, तो आपसे कभी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी हिंदी दक्षिण भारत में बोली जाने वाली वह हिंदी या खड़ी बोली से प्रेरित रचना है, जो भाषा है जो खड़ी बोली के विकास से पहले की अवस्था में थी। ठीक है, तो अब कुछ लोग जो दक्षिण भारत में पहुंच गए और वो हिंदी के साथ या अपनी यहाँ की बोली के साथ जब वहां पहुंचे तो वहां की भाषा के साथ मिश्रित होकर के एक नया रूप विकसित हुआ जिसे दक्षिणी हिंदी कहा जाता। अब उसका विकास बिल्कुल अलग हुआ और खड़ी बोली का विकास बिल्कुल अलग हुआ, इसीलिए थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए, तो इसके अलावा एक अन्य दक्षिणी हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जिनका नाम है मुल्ला वजही। इनकी रचना सबरस के बारे में ऊपर हम जब बात कर रहे थे सूफी साहित्य में, तो सबरस की बात हुई थी, संभवतः मुझे ध्यान है ऐसा। दक्षिणी हिंदी की एक प्रौढ़ रचना है जिसमें एक प्रेमाख्यानक कथा के माध्यम से या प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जहां आपने सूफी साहित्य पढ़ा है, मुल्ला वजही का नाम आपने पढ़ा होगा। इसे उर्दू की प्रथम प्रौढ़ गद्य रचना माना जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो दक्षिणी हिंदी है वो उर्दू से पहले की भाषा है। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि उर्दू का जो विकास हुआ है वो इसी दक्षिणी हिंदी से हुआ है। चलिए, तो मतलब रेखता और उर्दू या रेखता और खड़ी बोली के बीच में जो भाषा आती है वो है दक्षिणी हिंदी। चलिए, खड़ी बोली गद्य की बात करते हैं कि ये कहां से शुरुआत होती है। अब हमारा जो मूल बिंदु है वो ये है, इससे ऊपर की जो बातें हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कभी पूछ भी ली जाए तो आप ध्यान रखें। हमारी जो विशेष चर्चा है वो यहां से शुरू होती है कि खड़ी बोली गद्य कहां से आता है। तो खड़ी बोली गद्य का जो प्राचीनतम नमूना है वो गंग कवि की रचना में मिलता है, जो कि है चंद छंद वर्णन की महिमा। शुक्ल जी इसे खड़ी बोली गद्य का प्राचीनतम नमूना बताते हैं। ठीक है, गंग कवि के बारे में पूर्व में बात हुई थी हमारी, आपको ध्यान होगा। हमने बताया था कि ये हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिए गए थे, है ना। चंद छंद वर्णन की महिमा, अनुष्टुप छंद लिखे हैं इन्होंने, वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो इनकी रचना है वो चंद बरदाई, ये चंद शब्द जो है वो चंद बरदाई के जो छंद हैं पृथ्वीराज रासो के, उससे संबंधित ये रचना है। और बच्चन सिंह जी जो हैं वो ये कहते हैं कि ये वास्तव में 17वीं शताब्दी की रचना नहीं है, ये 18वीं शताब्दी के बाद की रचना है और संभवतः ये पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए बाद में किसी के द्वारा लिखी गई है। ये गंग कवि की रचना नहीं है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री बात है, नहीं पूछी जाएगी। चलिए, संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ। अब यहां कुछ नाम और कुछ रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं,
जैसे अभी चंद वर्णन की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से पहली रचना मानी जाती है जो खड़ी बोली गद्य का प्राचीनतम नमूना है। इसके बाद आता है राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ, जो कि एक अनुदित रचना है और मूल रचना है संस्कृत में वाल्मीकि की रचना है योग वशिष्ठ। तो योग वशिष्ठ जो कि वाल्मीकि की रचना, उससे इसका अनुवाद किया गया है भाषा योग वशिष्ठ के नाम से। और प्रथमतः है शुद्ध खड़ी बोली के दर्शन इसी में होते हैं, शुद्ध खड़ी बोली। प्रथम रचना तो छंद वर्णन की महिमा, लेकिन अगर कोई पूछे कि प्रथम प्रौढ़ रचना कौन सी है या जिसमें शुद्ध खड़ी बोली के दर्शन होते हैं, तो वो है भाषा योग वशिष्ठ। शुक्ल जी ने इस रचना को खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना माना है। प्रौढ़ का मतलब समझते होंगे आप, परिपक्व। पंडित दौलत राम का नाम आता है। इन्होंने हरिशेन नाम के एक जैन साधु की रचना है जैन पद्म पुराण, उसका अनुवाद खड़ी बोली में 1818 संवत में किया है। 1818 संवत मतलब 57 साल अपने को घटाने हैं, अगर आप ईस्वी में इसका अंकित करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब कुछ रचना, अब बीच बीच में देखिए कुछ रचनाएं आएंगी, कुछ संस्थाएं आएंगी, कुछ व्यक्ति आएंगे जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी के विकास में योगदान दिया है। तो हम उसी तरीके से, ताकि ये अलग अलग हो जाएं, थोड़ा सा व्यवस्थित रहें। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने खड़ी बोली के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। 1784 ईस्वी में, अभी ईस्वी और सन का थोड़ा देख लीजिएगा आप। 1784 ईस्वी में अंग्रेज विद्वान विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग्स, इनका नाम आपने सुना ही होगा, जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुनते हैं। इनके सहयोग से इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कोई बता सकता है एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, कोई बता सकता है कौन सा? किसने किया था और कौन सा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के से निकलने वाली पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था एक ग्रंथ। ग्रियर्सन का था ना? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो यहीं से प्रकाशित हुआ था। चलिए, इस संस्था का उद्देश्य था एशिया के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, पुरावशेष और साहित्य की खोज, उसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये बड़ी चर्चित रही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसने हिंदी के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको खोजने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जिसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और इससे जुड़े हुए काफी लोगों ने खड़ी बोली हिंदी के विकास के लिए योगदान दिया है। इसका सूत्रपात लॉर्ड मार्विक्स वेलेजली, जो कि तत्कालीन गवर्नर थे, लॉर्ड मार्विक्स वेलेजली, इनका नाम भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में, तारीख अलग अलग मिलती है, कहीं 4 अगस्त मिलता है, कहीं 10 जुलाई मिलता है, कहीं 4 जुलाई मिलता है, तो आप देख लीजिएगा। ज्यादातर जो आता है, अच्छा यहाँ 801 803 भी मिलता है, तो इसमें आप कंफर्म रहिएगा कि 1800 ईस्वी है, इसमें आप कहीं किसी और की बात मत मानिएगा। 1800 ईस्वी से ही शुरू हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से हाँ, हिंदी गद्य का सूत्रपात फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से माना जाता है, लगभग 1800 ईस्वी से, यहां से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। और ये कॉलेज जो है ये 1854 तक चलता रहा था, और इसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने योगदान दिया। चार्ल्स माउट नाम के एक विद्वान थे, विलियम प्राइस नाम के एक विद्वान थे, और सबसे ज्यादा जो योगदान दिया वो थे माफ कीजिए गिलक्राइस्ट। तो गिलक्राइस्ट की बात भी करेंगे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार हिंदुस्तानी के लिए आधुनिक अर्थ में हिंदी नाम का प्रचलन करने वाले या प्रचलित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं विलियम प्राइस, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के एक प्राध्यापक थे, विलियम प्राइस। इन्होंने सबसे पहले जो हिंदुस्तानी विभाग था, उस हिंदुस्तानी विभाग का नाम बदल करके हिंदी विभाग कर दिया था। ठीक है, तो विलियम प्राइस ने सबसे पहले आधुनिक अर्थ में हिंदुस्तानी भाषा के लिए, हिंदुस्तान की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फोर्ट विलियम कॉलेज के जो सबसे महत्वपूर्ण प्राध्यापक रहे वो थे जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट। ठीक है, ये हिंदी उर्दू विभाग के प्रथम प्रोफेसर थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, गिलक्राइस्ट। इन्होंने इस कॉलेज में रहते हुए या इस कॉलेज से पहले भी इन्होंने थोड़ा सा योगदान दिया है। ओरिएंटल सेमिनरी नाम की एक संस्था उन्होंने स्थापित की थी, और हिंदी उर्दू के अध्ययन अध्यापन की इन्होंने व्यवस्था की थी। तो गिलक्राइस्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार उस समय खड़ी बोली की भारत में, मतलब जिस 1800 के बाद जब हमारा ये फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ, उस समय खड़ी बोली की 3 शैलियां प्रचलित थी, ऐसा गिलक्राइस्ट बताते हैं। एक फारसी, एक हिंदुस्तानी और एक
हिंदवी। ठीक है। फारसी तो आप जानते ही हैं, जिसमें पूरी तरह से हिंदी का कोई अंश शामिल नहीं है। हिंदुस्तानी जो हिंदी और फारसी अरबी शब्दों से मिलकर के बनती है, और हिंदवी जो संस्कृत निष्ठ शब्दावली से मिलकर के या तद्भव शब्दों से मिलकर के जो बनती है, वो हिंदवी। तो इस तरह से इन्होंने तीन खड़ी बोली की तीन शैलियां इन्होंने बताई, और उसमें से जो हिंदुस्तानी है, जिसमें हिंदी और उर्दू और अरबी और फारसी सब मिला हुआ है, मिश्रण है, उसको द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहा है। सबसे ज्यादा विख्यात, पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, स्पीच का मतलब है भाषा। ठीक है। हिंदुस्तान की सबसे लोकप्रिय भाषा उन्होंने हिंदुस्तानी को कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से दो दो भाषा मुंशियों की नियुक्ति की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, लल्लूलाल और सदल मिश्र। एक बार जब प्रश्न उत्तर हमारा सेशन चल रहा था, उसमें ये बात हुई थी। तो लल्लूलाल और सदल मिश्र जो हैं, ये दोनों भाषा मुंशी थे, एक नहीं। कई बार केवल लल्लूलाल को समझते हैं कि ये भाषा मुंशी थे, तो दोनों ही ये भाषा मुंशी थे, लल्लूलाल और सदल मिश्र। दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। इन्होंने खड़ी बोली में ग्रंथ लिखे थे, लल्लूलाल सदल मिश्र ने। गिलक्राइस्ट ने एक इनसे उस समय हिंदी अंग्रेजी का कोश भी लिखवाया था इनसे ही। तो इनका बड़ा महत्व माना जाता है खड़ी बोली के विकास में। लल्लूलाल ने प्रेम सागर नाम का ग्रंथ लिखा, जो भागवत के दशम स्कंद की कथा पर आधारित है। दशम स्कंद में श्री कृष्ण की कथा है, आप जानते ही हैं। और दशम स्कंद जो है वो सूर सागर का दशम स्कंद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत जो है वो भी दशम स्कंद में ही है, वो सारी बातें। तो भागवत के दशम स्कंद यानी कि श्री कृष्ण की कथा को लेकर के प्रेम सागर की रचना की गई है। सिंहासन बत्तीसी की रचना इन्होंने की है। राजनीति, जो कि हितोपदेश का अनुवाद है। वेताल पच्चीसी भी लिखी है इन्होंने। शकुंतला नाटक, शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम के बहुत अनुवाद हुए हैं। तो शकुंतला नाटक जहां पर भी आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए वो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया है। जिनको मैंने लाल किया है, आप थोड़ा सा उनको मार्क कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने ब्रज भाषा का व्याकरण भी लिखा है। लाल चंद्रिका, इसकी बात पूर्व में हो चुकी है। कोई बता सकता है ये लाल चंद्रिका किसकी टीका है? किस ग्रंथ की टीका है लाल चंद्रिका, लल्लूलाल की? बिहारी सतसई की टीका लिखी थी लालचंद। बिल्कुल, बिहारी सतसई की टीका है। देखिए हम भूल जाते हैं, यही गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं। लल्लूलाल की भाषा में ब्रज भाषापन है। क्या है? ब्रज भाषापन। ठीक है। तो ज्यादातर इनका जो साहित्य देखें, आप देखेंगे कि तो ब्रज भाषा व्याकरण ये लिख रहे हैं। बैताल पच्चीसी भी ब्रज भाषा पर, ब्रज भाषा से ही है मिश्रित। और लाल चंद्रिका भी ब्रज भाषा का ही प्रभाव है। तो इनकी भाषा में, हालांकि खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनकी भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, क्योंकि अभी तक खड़ी बोली का कोई मानक रूप सामने नहीं आया है। ठीक है। तो अभी खड़ी बोली के विकास के चरण चल रहे हैं, तो वहां पर कुछ मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो मिश्रण किसका है? इनकी भाषा में ब्रज भाषा का मिश्रण है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि लल्लूलाल की भाषा में किसका प्रभाव है, सदल मिश्र की भाषा में किसका प्रभाव है, सदा सुखलाल की भाषा में किसका प्रभाव है, सितारे हिंद की भाषा में किसका प्रभाव है। तो इसीलिए मैंने प्रभावों को भी अलग से लाल करने का प्रयास किया है। इन्होंने आगरा में एक संस्कृत प्रेस की भी स्थापना की थी। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले लल्लूलाल ने ही प्रेम सागर में किया था। प्रेम सागर जो इनका भागवत के दशम स्कंद पर आधारित ग्रंथ है, उसी में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया है। भाषा का तो प्रयोग पीछे से प्रयोग होना शुरू हो गया था, लेकिन उसे अभी तक खड़ी बोली नहीं कहा गया था। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। ये उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे, एक तरह से यवनों की भाषा यानी कि मुस्लिमों की भाषा कहते थे। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यामिनी भाषा किस भाषा को कहा गया है और खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? लल्लूलाल। दोनों का उत्तर होगा। सदल मिश्र, सदल मिश्र जो दूसरे भाषा मुंशी हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, अभी हम फोर्ट विलियम कॉलेज में ही चल रहे हैं इन दिनों, है ना? समझिएगा। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती, इसी ग्रंथ का। ठीक है। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नासिकेतोपाख्यान में वही कहानी है जो आत्मजयी में है, नचिकेता और यम की कहानी। ठीक है। कठोपनिषद और यजुर्वेद में यह कहानी मिलती है। नचिकेता की कहानी उस पर ही आधारित है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और सदल मिश्र के बारे में ज्यादातर प्रश्न कभी भी पूछा गया है तो वो नासिकेतोपाख्यान को ही लेकर के पूछा गया है। इन्होंने रामचरित्र की रचना की है, अध्यात्म रामायण पर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है, पूर्वी भाषा का प्रभाव है।
अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सारी पूर्वी भाषाएं हैं या पूर्वी उपभाषाएं बोलियां हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि किसकी भाषा पर किसका है। लल्लूलाल की भाषा पर ब्रज भाषा का है, सदल मिश्र की भाषा पर पूर्वीपन का प्रभाव है, यानी कि पूर्वी भाषाओं का प्रभाव है। सदल मिश्र की गद्य शैली जो है अधिक व्यवहारोपयोगी थी, अतः इसे परवर्ती गद्यकारों के द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, ज्यादातर इन्हीं के ही आधार को मान करके लोगों ने अपनी रचनाएं लिखी, इनके आगे आने वाले। बात करते हैं विलियम कैरे और अन्य ईसाई मिशनरियों की। तो विलियम कैरे भी खुद भी ईसाई मिशनरी थे और इनके साथ जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने भी खड़ी बोली के विकास में सहयोग दिया है। हालांकि कोई वो खड़ी बोली का विकास नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए उनको कुछ ऐसी किताबें चाहिए थी जिनको लोग आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, जो उनकी भाषा में हो। तो इन्होंने खड़ी बोली में कुछ जो धर्म के प्रचार की सामग्री है वो प्रकाशित करने का कार्य किया था। उससे खड़ी बोली के विकास में सहायता मिली थी अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से इनका योगदान नहीं माना जा सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने योगदान दिया है। विलियम केरे जो कि एक ईसाई मिशनरी थे, 1800 ईस्वी में इन्होंने श्रीरामपुर में डेनिश मिशन की स्थापना की और साथ ही साथ नागरी अक्षरों की ढलाई के लिए एक प्रेस की स्थापना की। तो यहां हम केवल खड़ी बोली की बात नहीं कर रहे हैं, यहां जो आंदोलन एक चल रहा है वो खड़ी बोली के विकास का भी चल रहा है, साथ ही साथ देवनागरी लिपि के परिष्कार, देवनागरी लिपि के निर्धारण, उसके मानकीकरण के भी प्रयास इस दौरान चलते रहे हैं। ठीक है, तो देवनागरी अक्षरों की यानी कि देवनागरी लिपि की ढलाई के लिए एक प्रेस की स्थापना की। आप जानते हैं कि प्रेस में छपाई जब होती है तो अंग्रेजी के अक्षरों में जो छपाई होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं मात्रा वात्रा का कोई झंझट नहीं है, कोई शिरोरेखा रेखा का झंझट नहीं है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना हो तो डॉट लगा दो छोटा सा। तो लेकिन जो हिंदी देवनागरी लिपि के प्रकाशन की बात आती है तो उसमें कई मात्राएं हैं, कहीं नीचे लगती हैं मात्राएं, कहीं ऊपर लगती हैं मात्राएं, कहीं आगे लगती हैं मात्राएं, कहीं पीछे लगती हैं, रे 4 प्रकार के मिलते हैं। तो तमाम तरह की समस्याएं थी, तो इन्होंने एक प्रेस की स्थापना की। तो इसे भी एक अच्छा प्रयास माना जा सकता है देवनागरी लिपि के विकास में। इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया हिंदी में नए धर्म नियम नाम से 1809 में किया, और इस बाइबल का अनुवाद करते हुए उन्होंने ये ध्यान रखा कि इसमें कहीं कोई उर्दू और फारसी शब्द ना आ जाएं। तो इन्होंने बहुत निकट जाकर के, मतलब हिंदी के निकट जाकर के उस भाषा में इन्होंने हिंदी बाइबल की का अनुवाद किया नए धर्म नियम नाम से। केरे ने लिखा भी है कि हम हिंदुस्तान की उस बोली को हिंदू या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है। ठीक है, तो आप देखिए इनका योगदान है, यूं नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य तो था धर्म परिवर्तन करवाना लोगों का और अपने धर्म का प्रचार करना। लेकिन हिंदी के स्वरूप को, जैसा आज हम कहते हैं कि हिंदी क्या है, हिंदी ऐसी है जो खड़ी बोली पर आधारित है और जिसमें सबसे जो बड़ी संपदा है शब्दों की वो संस्कृत की है। तो ये उस बात को समझ रहे थे कि हिंदी हम उस भाषा को समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और मुसलमानों के आने से भी पहले संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। ठीक है, अब आप देखें जो ग्रियर्सन जो थे, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने जब वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा तो उसमें उन्होंने कहीं एक जगह लिखा कि खड़ी बोली हिंदी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया भारत में। तो उससे भी पहले, ये कह रहे हैं मुसलमानों के आने से भी पहले, मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी से भी पहले हिंदी जो है वो प्रचलन में थी और जिसका जो मुख्य आधार था वो संस्कृत था, ऐसा केरे लिख रहे हैं। तो उनकी बात को बहुत महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ईसाई मिशनरियों ने 1817 में स्कूल बुक सोसाइटी, कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना 1824 में, 1833 में इन्होंने आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की। तो इस तरह की कुछ इन्होंने बुक सोसाइटियां बनाई अपने धर्म के प्रचार करने के लिए और धार्मिक शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से। राजा राम मोहन राय का नाम पीछे भी कई बार आया है, यहां भी आया है। बंगाल में इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया। 1829 में इन्होंने बंगदूत पत्र का प्रकाशन हिंदी में किया, तो उससे खड़ी बोली को बल मिला है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुंशी सदा सुखलाल, अब देखिए दो लोगों की बात हो चुकी है, लल्लूलाल की और सदल मिश्र की। दो लोग और बच रहे हैं, मुंशी सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खां। ये 4 लोग और 2 लोग और जो शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह, 6 लोगों की बात मतलब हमें पूरी याद होनी चाहिए।
और कहीं कोई इक्का दुक्का कोई बात होगी नहीं याद होगी तो चल जाएगा, लेकिन ये 6 लोगों की बातें हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है खड़ी बोली हिंदी के विकास के संबंध में। मुंशी सदासुखलाल तीसरे व्यक्ति हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुंशी सदासुखलाल का सुख सागर ग्रंथ जो कि विष्णु पुराण पर आधारित है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जाता है। शुक्ल जी ने इसकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। मुंशी सदासुखलाल ने उर्दू के अत्यधिक प्रभाव को देखते हुए खेद प्रकट किया था और कहा था कि रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। भाखा क्या है? भाखा वह भाषा है जिसका आधार संस्कृत निष्ठ भाषा थी, मतलब संस्कृत पर आधारित जो हिंदी भाषा है उसको हिंदी शब्द के प्रयोग से पहले भाखा कहा जाता था। ठीक है, भाखा जो आप पहले भी पढ़ते आ रहे थे कि कबीर ने कहा कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। ठीक है, तुलसीदास ने भी भाखा शब्द का प्रयोग किया और उससे पहले भी सूफी कवियों ने भी भाखा शब्द का प्रयोग किया। भाखा वह भाषा है जो संस्कृत पर आधारित भाषा थी और संस्कृत पर आधारित हिंदी भाषा, जिसके लिए पहले हिंदी का प्रयोग नहीं होता था शब्द का, उसके लिए पहले भाखा शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे भी भाखा और भाषा शब्द बहुत बार आएगा, तो आप भाषा का मतलब यहां पर हिंदी से है, वह हिंदी जो संस्कृत पर आधारित है, जिसके बारे में केरे अभी बात कर सर रहे थे इसी ऊपर। बार रीट में भी यही प्रश्न आया हाँ जी, नाम अभी समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। रीट में यही प्रश्न आया था भाका वाला। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो ये बात तो हम कर ही चुके थे रीड से पहले भी, मैं समझ रहा हूँ। चलिए, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, बड़ा मतलब उन्होंने दुखी होकर के, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि जब अंग्रेज जो थे भारत में, जो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, वो जबरन भारतीयों पर फारसी भाषा को आरोपित कर रहे थे। ठीक है, फारसी भाषा को, उर्दू भाषा को आरोपित करना चाहते थे। ठीक है, उसके पीछे कुछ और भी चर्चाएं आएंगी, मैं तो वहीं बताऊंगा आपको। सुखलाल, सदा सुखलाल जो थे वो निसार नाम से भी उर्दू में रचनाएं लिखा करते थे। तो ये उर्दू में भी लिखा करते थे, हिंदी में भी लिखा करते थे। हिंदी से ज्यादा प्रेम रहा, तभी शायद इन्होंने कहा कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। इनका फारसी ग्रंथ मुंतखब तवारीख नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा में पंडिताऊपन है। पंडिताऊपन का मतलब है संस्कृत निष्ठ भाषा है इनकी। ठीक है, तो संस्कृत निष्ठ भाषा होने के कारण इनको पंडिताऊपन का प्रभाव ऐसा माना गया है। अच्छा, यहां एक बात और देखने की है। बच्चन सिंह को भी हम पढ़ते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह को, तो वो कहते हैं कि सदा सुखलाल का जो ये ग्रंथ है ऊपर जिसका नाम आया है सुख सागर, वास्तव में सुख सागर नाम का कोई ग्रंथ ही नहीं है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। कुछ अलग बातें करते हैं वो, तो इसीलिए हम कहते हैं, जब कोई विद्यार्थी पूछता है तो हम कहते हैं कि भाई बच्चन सिंह के ग्रंथ को भी पढ़ लो तो ठीक रहता है। कई सारी जो मान्यताएं पीछे चली आ रही हैं उनको कहीं खंडित करने का कार्य किया है, तो बच्चन सिंह ने किया है। वो कहते हैं कि सुख सागर कोई ग्रंथ नहीं है, सुख सागर इनका उपनाम है। ठीक है, और शुक्ल जी ने ग्रंथ देखा ही नहीं था तो उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी ऐसी बातें बच्चन सिंह कहते हैं। हमें उस बात में नहीं जाना है, हमें तो शुक्ल जी की पगडंडी पर चलना है, क्योंकि जो पेपर पूछने वाला व्यक्ति है वो भी शुक्ल जी की पगडंडी से ही प्रश्न पूछता है। इंशा अल्लाह खां की बात करते हैं। इंशा अल्लाह खां प्रसिद्ध शायर माने जाते हैं और इन्होंने एक कहानी लिखी, रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भान चरित बताया जाता है। 1803 ईस्वी में इन्होंने लिखी है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और इसे शुरुआती कहानियों में तो माना जाता है, लेकिन हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जाता, क्योंकि ये वास्तव में हिंदी की कहानी का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि हिंदी की कहानी को अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी से विकसित माना गया है। ठीक है, और इंशा अल्लाह खां की जो कहानी है, रानी केतकी की कहानी, उसमें अंग्रेजी तत्व नहीं है, तो या अंग्रेजी कहानी के तत्व नहीं मिलते हैं, इसीलिए इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जाता। लेकिन हिंदी की कहानी के विकास में जब हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा, तो पीछे से बात आती है कि भाई सबसे पहले कहानी लिखने वाले लोग इंशा अल्लाह खां उसमें शामिल थे। तो उदय भानचरित इस कहानी का दूसरा नाम है। और उन्होंने ऐसा लिखा है, अपनी कहानी शुरू करने से पहले अपनी कहानी में लिखा है कि वो ऐसी भाषा में लिखना चाहते हैं ये कहानी जिसमें हिंदवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। भाखापन भी न हो का मतलब है संस्कृत निष्ठता न हो। ठीक है, और हिंदवीपन भी न निकले, यानी कि हिंदी भी न निकल जाए कहीं, ऐसा ना हो कि हिंदवी का मतलब वो उससे, उस भाषा से उसका संबंध जोड़ रहे हैं जहां पर उसमें थोड़ी बहुत उर्दू
भी मिश्रित हो। ऐसा ना हो कि पूरी तरह से फारसी बन जाए, ऐसा भी ना हो कि पूरी तरह से संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो जाए। तो ऐसी भाषा हो जिसमें थोड़ी बहुत उर्दू भी मिश्रित हो, लेकिन उसका मूल स्वरूप हिंदी का हो। इंशा अल्लाह खां की भाषा चटपटी है, मुहावरेदार है, यह भी पूछा जाता है। इंशा ने अपनी भाषा को बाहर की बोली, अब देखिए यहां पर स्पष्ट किया हुआ है कि अरबी फारसी से मुक्त रखने का प्रयास किया है, गंवारी बोली यानी कि ब्रज और अवधि से मुक्त रखने का प्रयास किया है, और भाषापन यानी कि संस्कृत निष्ठता से भी बचाने का प्रयास किया है। तो उन्होंने वास्तव में उस भाषा का प्रयोग करने का प्रयास किया है जो उस समय की जो हिंदी जनता थी, हिंदी भाषी जो जनता थी, उसकी जो भाषा थी, उसका प्रयोग करने का उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने लिखा भी है कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी जिसमें छुट के आती है, हिंदी मतलब छूट, पूरी छूट के साथ आती है। किसी बोली का मेल है न पुट, न तो किसी बोली का मेल है और न ही उसका लहजा। तो यहां पर पूरी तरह से हिंदी में लिखने का उन्होंने प्रयास किया है। पांचवें व्यक्ति की बात होती है, जो मैंने 6 नाम आपको बताया उसमें से पांचवें व्यक्ति हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे। आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि ये अंग्रेजी भारतेंदु को सिखाने जाया करते थे, या भारतेंदु शायद इनसे सीखने जाते थे, ऐसा कहीं मिलता है वृतांत। 1845 ईस्वी में इन्होंने बनारस अखबार की स्थापना की, इन्होंने निकाला बनारस अखबार। बनारस अखबार उस समय का एक बहुत चर्चित पत्र रहा। रघुनाथ थत्ते इसके संपादक माने जाते हैं। रघुनाथ थत्ते के नेतृत्व में भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि दी गई थी पत्रकार और साहित्यकार समाज के द्वारा। ये नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। बनारस अखबार की जो भाषा थी वो उर्दू से थोड़ा सा प्रभावित थी, ठीक है। हालांकि ये शुरुआत में हिंदी के प्रचारक थे, लेकिन धीरे धीरे इनका जो झुकाव हो गया वो उर्दू की तरफ होता चला गया, और बनारस अखबार भी बाद में उर्दू का ही पत्र बन करके रह गया। शुरुआत तो हिंदी से हुई थी इनकी, लेकिन बाद में खुद भी ये उर्दू के मुरीद हो गए और इनका समाचार पत्र भी उर्दू से ढल गया। इन्हें वाराणसी की पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है। देखिए 1845 में, यानी कि कविता कौमुदी से कविता कौमुदी नहीं, क्या नाम है, क्या नाम है भारतेंदु जी की पत्रिका का, कवि वचन सुधा, कई बार नाम भूल जाते हैं वचन सुधा। हाँ, कई बार नाम भूल जाते हैं, मुंह में नहीं आता है। तो कवि वचन सुधा जो है वो 1868 में प्रकाशित होती है। उससे पहले 1845 में ये बनारस अखबार निकाल रहे हैं बनारस में बैठ करके, तो इसीलिए इनको बनारस की जो पत्रकारिता है उसका जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं। राजा भोज का सपना को हिंदी की पहली कहानियों में शामिल किया जाता है, ठीक है। पहली कहानी नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना प्रारंभिक कहानियों में, जैसे रानीकेत की कहानी को बताया जाता है, ऐसे ही राजा भोज का सपना को बताया जाता है। भूगोल की किताबें लिखी इन्होंने, ठीक है। भूगोल हस्तामलक के नाम से, आलसियों का कीड़ा, तथा विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए गुटके, छोटी छोटी कुंजियां होती ना, पहले चला करती थी। आजकल तो क्या है कि एक छोटी किताब लेने जाओ तो 500 की मिलती है, बड़ी किताब फिर भी सस्ती मिल जाती है। तो आजकल उल्टा काम हो गया है। लेकिन हमारे जमाने में जब हम पढ़ा करते थे तो छोटी छोटी कुंजियां मिला करती थी, छोटे छोटे गुटके मिला करते थे, छोटी छोटी डिक्शनरियां मिला करती थी। तो इस तरह की गुटके इन्होंने खूब निकाले, और जो पुराने लोग हैं वो गुटका समझते हैं, नए लोगों के संस्कृति से बाहर हो गया है, शब्द प्रचलन से भी। इन्होंने इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार नामक कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और भी लिखे हैं। कै खे गे ज़ै फै के नीचे नुक्ता लगाने की जो परंपरा है, जैसे उर्दू शब्दों के लिए हमें, जैसे एक फूल शब्द है, ठीक है, ये फै क्या है, ये फै हिंदी वाला है फूल, इसका मतलब ये फूल है, ठीक है। और अगर इसी के नीचे एक नुक्ता लगा दिया जाए तो ये अंग्रेजी का शब्द बन जाएगा, जिसकी स्पेलिंग होगी फूल, जिसका मतलब होता है मूर्ख। तो ये जो नुक्ता है, ठीक है, जैसे राज, राज मतलब राजा का राज, और राज, राज मतलब क्या, एक गोपनीय बात, कोई रहस्य। तो ये राज शब्द जो है, इसके नीचे नुक्ता लगाने के, जय के नीचे जो नुक्ता लगाने की परंपरा है, और उर्दू शब्दों का या फारसी शब्दों के प्रचलन में लाने का प्रयास जो किया, वो सबसे पहले शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने किया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रारंभ में सरल हिंदी लिखा करते थे, लेकिन बाद में इनकी रचनाओं में उर्दू के प्रति झुकाव हो गया, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। 1868 ईस्वी में इन्होंने लिपि के संबंध में एक आवेदन अंग्रेज सरकार के पास भेजा था। देखिए ये भाषा में तो उर्दू भाषा के प्रचारक माने जा सकते हैं, बाद में उर्दू की तरफ इनका झुकाव हो गया, लेकिन ये लिपि जो है उसके संबंध में ये मानते थे कि देवनागरी लिपि में लिखी जानी चाहिए। जैसे आज अगर कोई उर्दू
की किताब आप लेते हैं तो वो देवनागरी लिपि में लिखी मिलती है। आपको अगर ऐसे लिखी हुई मिले तो मैं समझता हूँ कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये इस तरह की जो है कुछ फारसी लिपि है। ठीक है, किसी को फारसी लिपि आती हो तो कहीं ऐसे मत कर देना कि साहब ये क्या लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये मेरा नाम है, किसी ने बताया था, मुझे नहीं पता कि ये मेरा ही नाम है क्या, तो देख लीजिएगा आप। तो ये फारसी लिपि है, और इन्होंने जब फारसी लिपि थोपी गई भारत पर, भारत के नागरिकों पर, तो इन्होंने अंग्रेज सरकार के पास, क्योंकि शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर थे, तो इन्होंने एक आवेदन भेजा अंग्रेज सरकार के पास और उन्होंने लिखा कि फारसी के अध्ययन से हमारी भाषाएं, हमारी भावनाएं भ्रष्ट हो जाएंगी और राष्ट्रीयता दूषित हो जाएगी। तो इसका मतलब हम मानते हैं कि ये हिंदी के, शुरुआत में हिंदी के समर्थक थे, बाद में उर्दू की तरफ झुका हुआ, लेकिन लिपि के क्षेत्र में ये देवनागरी को महत्व देते थे और फारसी के साथ ये थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रारंभ से वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। तो जो सामान्यतः प्रचलन में है उनका अरबी फारसी शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो इनको कोई कठिनाई नहीं थी, इनको कोई दिक्कत नहीं थी उससे। शिव प्रसाद सितारे हिंद कहा करते थे कि हम लोगों को जहां तक बन पड़े उन शब्दों को लेना चाहिए जो आम फहम हो और खास पसंद हो। ठीक है, और जिनको ज्यादा आदमी समझ सकते हैं। पहली बात तो ये आम फहम और खास पसंद शब्द ही बड़े उर्दू के शब्द हैं, और जियादा जो है ये लहजा है उर्दू का। तो आप इनके इस वक्तव्य से भी समझ सकते हैं कि इनका जो लहजा है वो उर्दू का लहजा है और उर्दू की तरफ इनका झुकाव है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका पूरा नाम नहीं है, इनका नाम तो शिव प्रसाद ही था। राजा की इनको उपाधि दी गई 1874 में, और सितारे हिंद की उपाधि दी गई 1870 में। ठीक है, और भारतेंदु को उपाधि दी गई इनकी प्रतिद्वंदिता में। ठीक है, कि इनको सितारे हिंद दिया है तो हम भी अपने जनता के चहेते जो हैं हरिश्चंद्र, उनको भारतेंदु की उपाधि देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अंतिम वो व्यक्ति, 6 व्यक्तियों की बात की थी, उनमें अंतिम, अभी कक्षा की अंतिम नहीं हुआ है, कक्षा अभी चलेगी लंबी। तो राजा लक्ष्मण सिंह उसमें छठे व्यक्ति हैं जिनकी बात होती है। राजा लक्ष्मण सिंह जो है विशुद्ध हिंदी के समर्थक थे। विशुद्ध हिंदी मतलब संस्कृत निष्ठ हिंदी, तत्सम निष्ठ हिंदी के प्रचारक हैं, उसके समर्थक हैं। 1861 में इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी में प्रजा हितैषी पत्र निकाला। ऐसा कहा जाता है कि ये एक तरह से प्रतिद्वंदिता में, जब बनारस अखबार धीरे धीरे उर्दू होता जा रहा था, उस समय इन्होंने प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र निकाला जिसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने कुछ रचनाएं और लिखी, मेघदूत का अनुवाद किया, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, रघुवंश का अनुवाद किया, और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद की बात शायद पूर्व में हो चुकी है। राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक नाम से जो रचना है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है, और सबसे चर्चित नाटक माना जाता है शुरुआती नाटकों में। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा में संस्कृत निष्ठता के साथ साथ आगरे की बोली का लहजा भी है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत निष्ठता तो है, लेकिन आगरे की जो बोली है, आगरे की बोली कैसी होती है, थोड़ा सा ब्रज भाषा का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। राजा लक्ष्मण सिंह ने उर्दू को मुस्लिम भाषा माना है, जैसे लल्लूलाल यामिनी भाषा कहते हैं उर्दू को, उसी तरह से ये भी मुस्लिम भाषा मानते हैं। लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश का जो अनुवाद किया उसकी भूमिका में ये बात लिखी है, और ये बात कई बार परीक्षा में पूछी गई है। हिंदी और उर्दू हमारे मत में दो बोली न्यारी न्यारी हैं, है ना। वहां की उस समय की भाषा देखिए आप, कितनी गजब है। ये कहते हैं दो बोली न्यारी न्यारी है, न्यारी न्यारी मतलब अलग अलग है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। तो जो फारसी पढ़ते हैं हिंदू वो उर्दू बोलते हैं, या फिर जो हिंदी है वो उसको हिंदू बोलते हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ वो हिंदी को हिंदुओं की भाषा मानते थे। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह के बीच में जो ये भाषा विवाद हुआ, इसको शुक्ल जी प्रस्ताव काल कहते हैं। और कहाँ कहते हैं, जब भारतेंदु युग में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि अब प्रस्ताव काल समाप्त हो चुका है। ठीक है, भारतेंदु के आने से अब फिर जो प्रस्ताव था एक तरह का कि खड़ी बोली कैसी होनी चाहिए, हिंदी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उर्दू का होना चाहिए या संस्कृत निष्ठ होना चाहिए। तो भारतेंदु ने क्या किया, दोनों के बीच का रास्ता निकाला। न तो बहुत ज्यादा उर्दू थी और न बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ थी, दोनों के बीच के निकाला। और यही कारण है कि फिर वो हरिश्चंद्र मैगजीन की जो भाषा थी उसको उन्होंने हरिश्चंद्री हिंदी कहा शुक्ल जी ने, और कहा कि सबसे पहले हिंदी के जो परिष्कृत स्वरूप के दर्शन होते हैं वो हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही होते हैं। ठीक है, ऐसा शुक्ल जी ने कहा। तो वो बात आपको पता ही है, और भी बात होगी शायद जब हम पत्र पत्रिकाओं पर जाएंगे तो उनके संबंध में भी कुछ बातें करेंगे।
फेडरिक पिनकाट नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने बड़ा योगदान दिया। कैसे दिया? पिनकाट साहब का जन्म 1836 में लंदन में हुआ, मृत्यु 1895 में लखनऊ में इनकी हुई। भारत से बड़ा प्रेम था इनको। इंग्लैंड में बैठे बैठे ही हिंदी भाषा के प्रचार के लिए प्रयास करते थे। खुद हिंदी और ब्रज भाषा को जानने वाले विद्वान थे। हाँ, लंदन में बैठ करके ब्रज भाषा पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, रचनाएं लिख रहे थे, रचनाओं का अनुवाद कर रहे थे अंग्रेजी की। तो पिनकाट साहब लंदन के एलन एंड कंपनी के विशाल छापाखाने के मैनेजर भी थे। ये और अच्छी बात है, क्योंकि इनको छापने की सुविधा थी उस जमाने में। हमें आज भी सुविधा नहीं है छापने की। जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, तब पिनकाट साहब ने उसकी बड़ी प्रशंसा की थी और उस ग्रंथ का परिचय लिखा था, एक तरह से भूमिका लिखी थी। ठीक है, इन्होंने कई ग्रंथों की भूमिका लिखी है ना पिनकाट साहब ने, वहीं बैठे बैठे। पिनकाट साहब ने भारतेंदु की प्रशंसा करते हुए भी ब्रज भाषा में क्या लिखा है, देखिए। अंध जैसो अमीय आनंद कर आरत को कहते कविंद, यह भारत को चंद है। तो भारत को चंद है मतलब भारतेंदु है। तो भारतेंदु को उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए ये पद लिखा है, कभी आ जाएगा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। चंद जैसो अमी है मतलब अमृत के जैसा है, चंद्रमा की तरह। आनंद कर आरत को, सभी कष्टों को नष्ट करने वाला है। और सभी कविंद्र ये कहते हैं, सभी कवि लोग ये कहते हैं, सभी कवियों का समूह ये कहता है कि अगर कोई भारत का चंद्रमा है तो वो भारतेंदु है। पिनकाट जी ने शुक्ल जी ने पिनकाट जी के लिए कुछ लिखा है, और वो लिखा है कि भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। पिनकाट साहब तो अंग्रेज ऐसा नहीं थे कि सभी बुरे थे, सभी तो हिंदू भी बुरे नहीं है, सभी मुस्लिम भी बुरे नहीं है, सभी तो कोई भी बुरा नहीं है ना। पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं, शिक्षक भी सारे बुरे नहीं होते हैं, ठीक है, और विद्यार्थी भी सारे बुरे नहीं होते हैं। तो ऐसे ही अंग्रेज भी सारे बुरे नहीं थे, बहुत सारे विद्वान अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों का भला चाहा है। चलिए दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, आप जानते ही हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी, ठीक है। ये कई कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों को, साहब संस्कृत में की थी कि हिंदी में की थी। संस्कृत में नहीं की थी, हिंदी में की थी। असल में इन्होंने वेदों के श्लोक उसमें दिखाई देते हैं असल में, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो संस्कृत की रचना है। नहीं, वो संस्कृत की रचना नहीं है, उसमें वेदों के श्लोकों को हिंदी में समझाया गया है, ठीक है। तो वास्तव में वो हिंदी की रचना है। जहां जहां संस्कृत है वो तो वेद की बात है, उनकी खुद की बात नहीं है, खुद की बात को उन्होंने हिंदी में लिखा है, तो हिंदी की रचना है। कई बार विद्यार्थी आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि साहब हिंदी की है क्या, तो मेरे पास है सत्यार्थ प्रकाश। और कभी आप वहां चले जाएं वर्ल्ड बुक फेयर में दिल्ली में, तो वहां 10 रुपए में मिल जाती है सत्यार्थ प्रकाश, ले आइएगा। आर्य समाज ने हिंदी गद्य के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया था अपने समय में, ठीक है। बाबू नवीन चंद्र राय एक और विद्वान है जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है। बाबू नवीन चंद्र राय ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। इन्होंने 1867 में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली थी। ये पत्रिकाओं के नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन्होंने पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहां इन्होंने हिंदी का प्रचार किया, पंजाब में। लाहौर में इन्होंने अंजुमन लाहौर नाम की स्थापना की, संस्था की। बाबू नवीन चंद्र राय कहते थे कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भाषा खास मुसलमानों की भाषा है, ठीक है। जैसे लल्लूलाल कह रहे थे, जैसे लक्ष्मण सिंह कह रहे थे, वैसे ही बाबू नवीन चंद्र राय कह रहे हैं कि जो उर्दू है अगर वो प्रचलित होगी तो उससे देशवासियों को लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो खास मुसलमानों की भाषा है, और मुसलमान जो है उनकी संख्या कम है, तो उससे बाकी लोगों का भला नहीं होगा। श्रद्धाराम फुल्लोरी का नाम आपने सुना होगा। ये अपने भाग्यवती नाम के एक सामाजिक उपन्यास, जिसे हिंदी के पहले उपन्यासों में शामिल किया जाता है, उसके लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ आप जो शाम को घर में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे की आरती बोलते हैं, उसके लेखक श्रद्धाराम फुल्लेरी हैं। ये फुल्लोरी जी जो हैं वो पंजाब में हिंदी का प्रचार कर रहे थे, बाबू नवीन चंद्र राय की तरह ही, ठीक है। आर्य समाज ने भी पंजाब में हिंदी का बड़ा प्रचार प्रसार किया था, तो पंजाब में काफी लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। तो देख लीजिए आप, श्रद्धाराम फुल्लोरी भी उसी कड़ी में आते हैं। इनका एक बड़ा सिद्धांत ग्रंथ है, प्रौढ़ भाषा में लिखा गया है, सत्यामृत प्रवाह। देखिए शुरुआत में जो ग्रंथ लिखे गए उनका थोड़ा सा झुकाव आध्यात्म की तरफ था, ठीक है, क्योंकि जो अशिक्षित लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको किससे जोड़ा जा सकता है? उनको अध्यात्म से, धर्म से जोड़ा जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। कई बार अच्छे कामों के लिए, और कई बार राजनीति भी इसका लाभ उठाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग्यवती नाम का इन्होंने सामाजिक उपन्यास 1877 में लिखा था। इसको हिंदी का पहला उपन्यास नहीं माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है, तो उसकी बात बाद में होगी। जिस दिन इनका देहांत हुआ था उस दिन उनके मुख से निकला था, क्या निकला था? कि भारत में भाषा के दो लेखक हैं। भाषा के, यहां पर भी वो हिंदी नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिए।
भाषा के दो लेखक हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा, यानी कि एक की तो मृत्यु हो रही है आज, तो अपनी मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब एक ही रह जाएगा भारतेंदु। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ध्यान रखिएगा कि ये भारतेंदु से पहले इनकी मृत्यु हुई है और भारतेंदु को हिंदी का ये एक चर्चित लेखक मान रहे हैं, खुद को मान रहे हैं। दूसरा, श्रीनिवास दास, अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम से लिखा है। आचार्य शुक्ल ने इसी रचना को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। 1882 में प्रकाशित हुआ है। जब उपन्यासों में जाएंगे तब इसकी और बात करेंगे। ये बहुत अब आम प्रश्न हो गया है, पूछा भी नहीं जाता है। अयोध्या प्रसाद खत्री, इन्होंने खड़ी बोली के लिए बहुत प्रयास किया, बड़ा झंडा उठा करके चलते थे, जहां तहां चल देते थे पूरे देश भर में। खड़ी बोली हिंदी के कट्टर समर्थक थे। हिंदी व्याकरण नाम की इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली का व्याकरण नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी 1877 ईस्वी में। 1888 में इन्होंने खड़ी बोली आंदोलन नाम का ग्रंथ लिखा। 1889 में इन्होंने खड़ी बोली पद्य नाम का ग्रंथ लिखा। तो 3 ग्रंथ इनके हैं, वो ध्यान रखिएगा। और ये ग्रंथ लिख करके ये मानते थे कि अब तक ब्रज भाषा और अवधी की रचनाएं तो हुई हैं, लेकिन हिंदी की रचनाएं नहीं हुई हैं, वो ये मानते थे। क्यों नहीं हुई हैं? क्योंकि खड़ी बोली में कुछ लिखा ही नहीं गया। देखिए, आप ये बात जानते ही हैं कि खड़ी बोली की कविताएं तो भारतेंदु काल में भी नहीं लिखी गई, ठीक है, द्विवेदी काल में लिखी गई 1900 से। तो उससे पहले कविता तो जो थी वो या तो ब्रज भाषा की थी, द्विवेदी काल में तक, द्विवेदी काल से पहले तक तो ब्रज भाषा ही चल रही थी भारतेंदु के समय में भी। तो या तो ब्रज में लिखी गई थी या अवधि में लिखी गई थी, खड़ी बोली में कोई कविता लिखी नहीं गई थी। तो ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि अब तक जो रचनाएं हुई हैं वो तो तुलसी ने जो रचनाएं की हैं, सूरदास ने जो रचनाएं की हैं, मीरा ने जो रचनाएं की हैं, वो हिंदी की थोड़ी हैं। वो तो ऐसे कहते थे स्पष्ट, वो कहते थे ये हिंदी की रचनाएं नहीं है, ये तो ब्रज की हैं, अवधि की हैं। वो खड़ी बोली को ही हिंदी मानते हैं। हम तो आज बड़े उत्साह में भर करके कह देते हैं कि साहब जो 10 राज्य हैं राजस्थान भारत के, वो 10 राज्यों में जो बोली बोली जाती है वो हिंदी है, या वो समस्त बोलियां जो हैं वो हिंदी का ही स्वरूप निर्धारित करती हैं, हम तो कहते हैं, है ना। हमारा संविधान भी ऐसा ही कहता है। लेकिन ये नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि खड़ी बोली की जो रचनाएं हैं वो ही हिंदी की रचनाएं हैं। इन्होंने खड़ी बोली की 4 स्टाइलें बताई हैं, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। अब ये स्टाइलों में मुझे ऐसा ध्यान है, मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि मौलवी स्टाइल जो है उसमें तो उर्दू फारसी मिला करके जो भाषा बनती होगी। पंडित स्टाइल वो होगी जिसमें थोड़ी संस्कृत निष्ठता होगी, और मास्टर स्टाइल ऐसी होगी जिसमें दोनों मिश्रित होंगी। मुंशी स्टाइल कौन सी है ये मुझे जानकारी नहीं है। तो इन्होंने खड़ी बोली की 4 स्टाइलें बताई थी। और जो देखिए, मैंने आपको पूर्व बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास की शुक्ल जी की कई किताबें चलती हैं। तो अगर कहीं आपको मिल जाए तो वहाँ 5 स्टाइलें लिखी हुई हैं, जो गलत किताब है। जो सही किताब है उसमें 4 स्टाइलें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उससे पता लगाया जा सकता है कि शुक्ल जी का कौन सा ग्रंथ ठीक है। तो उसमें 4 स्टाइलें हैं, तो वहाँ समझ लीजिएगा कि शुक्ल जी का ठीक ग्रंथ है। और 5 स्टाइल हैं आपकी किताब में, देख लीजिएगा। पंडित गौरी दत्त एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने नागरी प्रचार का झंडा उठाया। विशेष रूप से नागरी लिपि के प्रचार का कार्य इन्होंने किया। अपनी सारी जायदाद इन्होंने नागरी प्रचार के लिए लिख दी थी, मतलब दान कर दी। किसी तरह से देवनागरी लिपि जो है उसकी स्थापना होनी चाहिए, उसका मानकीकरण होना चाहिए, उसको प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, और हिंदी के लिए जो लिपि कार्य में लाई जाए वो देवनागरी होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने कार्य किया। गौरी नागरी कोशमाला की रचना भी इन्होंने की। और जब लोग इनसे मिलते थे तो जय नागरी अभिवादन किया करते थे, जैसे जय हिंद हो गया, आजकल जय श्री राम कहा जाता है बड़े आक्रोश के साथ। इनसे जब भी कोई मिलता था तो जय नागरी कहा करता था। क्यों कहा करता था? क्योंकि ये नागरी के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, पंडित गौरी दत्त। मदन मोहन मालवीय जी का जो योगदान है वो भी बड़ा अमूल्य योगदान है। आप जानते हैं इन्होंने कौन सा एक महाविद्यालय बनाने के लिए इन्होंने घर घर जाकर के चंदा इकट्ठा किया था? कौन सा विश्वविद्यालय? कोई है किसी को ध्यान? नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ही हुई थी। 1837 में जब संयुक्त प्रांत यानी कि अब जो उत्तर प्रदेश है उसके सभी कार्यालयों की भाषा को उर्दू कर दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, तब से निरंतर, देखिए 1868 में भी मैंने अभी पीछे बताया आपको कि एक लेटर लिखा शिव प्रसाद सितारे ने और कहा कि नहीं, फारसी नहीं, भाषा चाहे उर्दू हो लेकिन लिपि फारसी नहीं होनी चाहिए, लिपि तो देवनागरी होनी चाहिए। तो जब लिपि जो है वो
भाषा उर्दू और लिपि जो थी वो फारसी कर दी गई। आज तक भी आप जाएं कभी तो लिपि मतलब फारसी लिपि के आपको मिल जाएंगे दस्तावेज, किन में, न्यायालयों में। और आप देखें भाषा तो आज तक उर्दू है न्यायालयों की, या तो उर्दू में लिखा जाता है, ठीक है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर मान करके हलफ से बयान करता हूं, ये क्या है, ये उर्दू है, पूरा न्यायालय में आज तक चल रही है। या तो अंग्रेजी चल रही है या उर्दू चल रही है। हिंदी में कोई शब्दावली जो है उसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, महत्व नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो 1837 में ये गड़बड़ शुरू हुई थी और 1900 में पहली बार मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से नागरी लिपि को कचहरियों में, न्यायालयों में प्रवेश मिला था। उससे पहले तो जो दस्तावेज हैं वो सब फारसी में लिखे जा रहे थे। राग दरबारी, अगर आपने किसी किसी ने पढ़ा है उपन्यास, राग दरबारी उपन्यास पढ़ा है किसी ने? राग दरबारी नहीं पढ़ा है, पढ़ना चाहिए। क्लासिकल ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। तो राग दरबारी में एक पात्र ऐसा है जो न्यायालय के बाहर बैठा रहता है। वो कहता है कि 10 रुपए नहीं दूंगा, 20 रुपए, 50 रुपए नहीं दूंगा, और अपना काम जो है वो बिना भ्रष्टाचार के करवाऊंगा। और वहां जो बैठे हुए हैं, जो पत्र लिखने वाले लोग हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं लिखने में, ठीक है। और उसका केस जो है वो लगातार चलता ही जा रहा है, कभी समाप्ति नहीं होता है केस। आज ये गलती हो गई, आज वो गलती हो गई, आज ये हो गया। तो तमाम तरह की समस्याओं से ग्रस्त होकर के वो व्यक्ति बड़ा बड़ा परेशान होता है। उसमें एक पात्र है। तो न्यायालय में मतलब फारसी लिपि जो है, मतलब फारसी भाषा है, आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, नागरी लिपि है, मतलब उस समय नागरी लिपि भी नहीं थी, आज कम से कम नागरी है, हम किसी से पढ़वा सकते हैं, लेकिन अर्थ फिर भी हमें वकीलों से ही समझना पड़ता है। तो इनके प्रयासों से नागरी लिपि का जो प्रवेश था वो कचहरियों में हुआ, न्यायालय में हुआ। इन्होंने अदालती लिपि और प्रारंभिक प्राइमरी शिक्षा पर भी ग्रंथों की रचना की। नागरी प्रचारणी सभा की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक सभा है, बहुत महत्वपूर्ण एक संस्था है। भारत के हिंदी साहित्य को निर्धारित करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए उन्होंने काम किया। 1893 ईस्वी में 16 जुलाई 1893 ईस्वी में कक्षा 9 के विद्यार्थी थे तीन, बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, जिसकी बैठक, शुरुआती बैठक जो थी वो काशी के सप्त सागर मोहल्ले की गुड़साल में हुआ करती थी, ठीक है। तो छोटी सी एक संस्था बनाई तीन लोगों ने मिलकर के, और उसका अध्यक्ष राधा कृष्ण दास को बनाया गया। आप जानते हैं ये फुफेरे भाई थे भारतेंदु जी के, तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया। सभी बालक ही थे उस समय। और इस संस्था के दो उद्देश्य निर्धारित किए गए कि एक तो नागरी लिपि का प्रचार किया जाएगा और एक हिंदी साहित्य की समृद्धि के लिए प्रयास किए जाएंगे। और आप जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक चली है ये संस्था, और मैं तो समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये अब भी इसका संचालन हो रहा है नागरी प्रचारणी सभा का। नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय आर्य भाषा पुस्तकालय की और नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी में हुआ। मतलब 3 साल बाद वहां से एक मैगजीन और निकलना शुरू हुई, नागरी प्रचारणी पत्रिका। 1906 में सभा ने पारिभाषिक शब्दों का वैज्ञानिक कोश भी निकाला। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। दो प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई 1893 में, और नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ 1896 में, ठीक है। और संस्थापक कौन थे, तीन लोग थे। अध्यक्ष कौन थे, राधा कृष्ण दास थे। सरस्वती पत्रिका दूसरी एक महत्वपूर्ण पत्रिका नागरी प्रचारणी पत्रिका के बाद 1899 में इंडियन प्रेस प्रयाग की स्थापना हुई। ये मैंने ग्रुप में भेजा था। सरस्वती पत्रिका में किस किस ने पढ़ा मुझे बताएं। बहुत लंबा सा एक लेख था, मैंने भेजा था कि 10 मिनट निकालिए और इसको पढ़िए, सरस्वती पत्रिका के इस लेख को। किस किस ने पढ़ा? चलिए, कोई सामने नहीं आ रहा सर पढ़ा था मैंने, सर तो पढ़ा चलिए, था मैंने। अंजू जी ने पढ़ा है। चलिए ठीक है साहब, जिसने पढ़ा है वही सफलता का हकदार है। अब आगे और दो लोगों से क्या कहा जाए, पढ़ेंगे। चलिए, किसी को समय नहीं मिला होगा बहुत। पढ़ लियो मैंने भी, मैंने ठीक है, पढ़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, सरस्वती पत्रिका की बात करते हैं। 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग की स्थापना हुई। आप जानते हैं इसके मालिक चिंतामणि घोष थे। वो लेख असल में सरस्वती पत्रिका के बारे में नहीं था, वो चिंतामणि घोष के बारे में लेख था जो मैंने भेजा था ग्रुप में। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया। उसमें था, ये बात भी थी कि नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से सरस्वती पत्रिका की स्थापना हुई। और क्योंकि चिंतामणि घोष तो बंगाली बाबू थे, उनको आती नहीं थी हिंदी, और हिंदी के लिए प्रयास कर रहे थे बंगाली होते हुए, तो उनको कोई ऐसा एक मंडल चाहिए था कि जो सरस्वती को संभाल सके। तो शुरुआत में 5 सदस्यों से को दे दिया गया था इसके संपादन का दायित्व।
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे बाबू श्याम सुंदर दास, और बाद में इनके ऊपर ही सारा दायित्व आ गया बाबू श्याम सुंदर दास के बाद के पर। और बाबू श्याम सुंदर दास ने फिर, क्योंकि इनके पास खुद के पास नागरिक प्रचारणी सभा का और नागरिक प्रचारणी पत्रिका का और तमाम तरह के काम थे, और हिंदी शब्द सागर की एक योजना बनी गई थी, शुरुआत हो गई थी उसकी, तो ये बड़े व्यस्त थे। तो इन्होंने किसी को ढूंढा कि किसको इसमें शामिल किया जाए, किसको संपादन का दायित्व सौंपा जाए। तो उन्होंने सिफारिश की सरस्वती के संपादन की महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले से भी थोड़ा बहुत परिचय था चिंतामणि घोष का, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी कई बार जो पत्रिका निकल रही थी सरस्वती, उसकी कई कई गलतियों के बारे में वो पहले सूचित कर चुके थे पत्र लिख लिख करके। वैसे रेलवे के तार बाबू थे, लेकिन साहित्य में उनकी रुचि और भाषा पर उनकी जबरदस्त पकड़ देख करके सरस्वती का संपादन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी को संभला दिया गया। ये बात हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, वैसे आपको ध्यान हो तो, जहां हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात कर रहे थे। 1920 के बाद सरस्वती का संपादन पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी को दिया गया। सरस्वती को 20वीं शताब्दी के आरंभ का विश्वकोश भी कहा जाता है। चलिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन एक संस्था है। 1910 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई, नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा ही, जिसका अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय को बनाया गया, पीछे बात हो चुकी है इनकी, और मंत्री पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया। तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, कई नाम केवल आपको इसलिए याद रखने हैं कि आपसे ये भी बात पूछी जा सकती है कि खड़ी बोली की हिंदी के विकास में किनका योगदान है या किसका योगदान नहीं है, तो उसमें से आपको छांटने में ये सुविधा रहेगी। चलिए, इस संस्था का पहला सम्मेलन 1910 में 10 अक्टूबर 1910 को किया गया, मदन मोहन मालवीय के सभापतित्व में हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं, जिनको मंत्री बनाया गया, इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्राण कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका योगदान संभवतः बहुत ज्यादा रहा होगा उस समय। इसी संस्था द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया जाता था। आपको पता ही है कितनी कितनी रचनाओं पर हम पूर्व में बात करते आए हैं कि इस रचना पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला या पर मिला, ठीक है, वो अब आप जोड़ते रहिएगा कि कहां कहां नाम था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो दक्षिण भारत में मद्रास में स्थापित की गई, गांधी जी के और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये स्थापित हुई और गांधी जी उसके अध्यक्ष रहे। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की 1918 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कहीं कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो पूछ ली जा सकती हैं, तो हिंदी और उर्दू के विवाद के संबंध में है, विशेष रूप से तासी, विशेष रूप से सर सैयद अहमद खां और उनके कुछ क्या कहेंगे कि समर्थन में जो अंग्रेज विद्वान हैं, उनकी कुछ बातें हैं इसमें जिन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच में एक विवाद खड़ा किया, ठीक है, यानी बंटवारे की शुरुआत कर दी थी उन्होंने, जिसको हमने 1947 में जिसको हमने भोगा। एक समय तासी ने, शुक्ल जी के कथन नहीं है ना, एक समय तासी ने कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। एक समय तो उन्होंने ऐसा कहा था कि हिंदी जो है वो एक बड़ी भाषा है, उसे बोली नहीं कहना चाहिए। लेकिन बाद में तासी ने कहा कि इस वक्त हिंदी की हैसियत एक बोली की सी रह गई है, ठीक है। तो खुद पहले इन्होंने कहा कि हिंदी को भाषा माना जाना चाहिए, बोली नहीं। बोली का क्षेत्र छोटा होता है, आप जानते हैं, बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, और भाषा जो होती है उसका क्षेत्र बड़ा होता है, उसके पास व्यापक जनसंख्या होती है बोलने वाली, समझने वाली, और उसमें एक शब्द भंडार होता है, उसकी एक सांस्कृतिक चेतना होती है। तो ये, और बोली जो होती है वो एक छोटे से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, एक तरह से क्षेत्रीय भाषा होती है। तासी ने हिंदी को भद्दी बोली कहा था। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार इसके अक्षर सुडोल नहीं है, क्योंकि कभी गोलाई में हो जाते हैं, कभी चौकोर हो जाते हैं, कभी डंडा लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी आधा अक्षर हो जाता है। तो अक्षर सुडोल नहीं होने के कारण वो भद्दी बोली कहते थे हिंदी को। वास्तव में हिंदी को नहीं कहना चाहिए, फिर तो देवनागरी को कहना चाहिए। अतः शुक्ल जी ने तासी को हिंदी का पक्का दुश्मन कहा है, ठीक है। ये मुझे मिला, आज ही मैं पढ़ रहा था तब, कि शुक्ल जी ने तासी को क्या कहा, हिंदी का पक्का दुश्मन। तो कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं तो नहीं समझता हूँ, लेकिन अच्छा है कि कौन है हिंदी का पक्का दुश्मन। तो तासी, गारसद तासी, वही गारसद तासी है ये जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में, नहीं पता। इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तानी। चलिए कोई बात नहीं, इतना समय नहीं होता ना। इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तानी उन्होंने लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा,
पेरिस से प्रकाशित हुआ, ठीक है, और उसमें उर्दू के ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया, हिंदी के कम लोगों को शामिल किया गया, और वो उर्दू के ही विद्वान थे। इसीलिए शुक्ल जी की, मतलब इनकी बातों पर भी उस बात की छाप है, और शुक्ल जी इनको हिंदी का पक्का दुश्मन कह रहे हैं, समझ लीजिए। सर सैयद अहमद खां जो थे वो गारसदा तासी के प्रभावित व्यक्ति थे। सर सैयद अहमद खां ने हिंदी को गंवारू बोली कहा। अब आप ये क्योंकि मुस्लिम थे और चाहते थे कि उर्दू का प्रचार प्रसार हो, तो उर्दू के लिए प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयास किए और हिंदी को गंवारू बोली कहा। और इनसे प्रभावित होकर के हैवेल नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि यह अधिक अच्छा होता कि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि ऐसी बोली जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि कितना कितना कटुता पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखा लो, अच्छा रहेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब उर्दू के सामने तुम्हें सिर झुकाना पड़ेगा, ऐसा हैवेल ने कहा। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं कहीं, इनकी ये कहीं होते तो संभवतः इनकी आशाओं पर पानी फिर चुका होता, फिर तो चुका ही है। चलिए, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, क्योंकि ब्रज भाषा से प्रेम करते थे, आप जानते ही हैं, इनका पूरा साहित्य ब्रज भाषा का है। कोई बता सकता है इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? उद्धव शतक है, और बिहारी रत्नाकर का इन्होंने टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर के नाम से, बिहारी सत्सई की। ठीक है, तो ब्रज भाषा से बड़ा प्रेम था इनको, इसीलिए ये खड़ी बोली के समर्थकों को मूर्ख और हठी मानते थे। ये बात शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। बाल मुकुंद गुप्त क्या कह रहे थे कि जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए, कब? जब अंग्रेजों ने फारसी लिपि और उर्दू भाषा को थोपना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि वो उस समय से ही चाहते थे मतभेद करना। और सर सैयद अहमद खां जैसे जो विद्वान थे, हालांकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी जो उनका जो मत था उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए, तो वो ये उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक बैठ करके इस तरह से चर्चा की कि जो हिंदू हैं भारत के, वो तो बुत परस्त हैं, वो तो मूर्ति पूजा को मानते हैं, उनसे हमारी संस्कृति अलग है, क्योंकि जो ईसाई हैं वो भी कोई मूर्ति को नहीं मानते हैं, वो एक निराकार ईश्वर को मानते हैं, और जो मुस्लिम हैं वो भी निराकार ईश्वर को मानते हैं। तो उन्होंने इस तरह से ये बात रखने की प्रयास किया कि जो उर्दू है उसके जो लोग हैं वो अंग्रेजों के अपने हैं, इस तरह से उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि मैं नहीं जानता कि अंग्रेजों का क्या कारण रहा कि उन्होंने फारसी को ज़्यादा संबल दिया। शायद ये बात रही होगी कि पीछे से जो जो सारा प्रशासन का काम हो रहा था अंग्रेजों से पहले, वो फारसी में हो रहा था, तो उनका जो उद्देश्य रहा होगा, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि प्रशासन का काम को सारा को एक साथ नई भाषा में ढाल देना वो ठीक बात नहीं है, तो उन्होंने सीधे सीधे फारसी से अंग्रेजी में ढालने का प्रयास किया होगा। हिंदी बीच में आई नहीं, कहीं बीच में कोई राजा ऐसा रहा नहीं भारत में जिसने हिंदी के प्रचार प्रसार कर दिया हो, चारों तरफ हिंदी ही हिंदी थी, आकर के लोगों के पास थी हिंदी, प्रशासन के पास नहीं थी हिंदी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने फारसी को ज्यादा महत्व दिया होगा। उन्होंने कहा है कि फारसी अक्षर सीखने के लिए विवश हो गए, हिंदी भाषा हिंदी न रह करके उर्दू बन गई, हिंदी उस भाषा का नाम हो गया जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों के साथ लिखी जा रही थी। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त ने उस समय के बारे में बात की है जब ऐसा हो रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक हिंदी को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है, और कहा है कि हिंदी के ठीक परिष्कृत रूप के दर्शन पहले पहल हमें हरिश्चंद्र की पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही होते हैं। ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ली थी। तो चलिए, कक्षा लंबी रही है, मैटर बहुत ज़्यादा है, असल में है भी बहुत ज़्यादा ना। तो अब वैसे अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो ये मैं आपको जो ग्रुप है उसमें उपलब्ध करवा दूंगा कक्षा संपन्न हो जाने के बाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद।